क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसे राजा के बारे में जिसे इंसान से नहीं बल्कि एक कालजयी नागिन से प्रेम हो गया। रुद्रगढ़ के प्रतापी महाराज आर्यमन, जिनका दिल उस रहस्यमय सुंदरी पर आ गया जिसके बदन पर इंसानी खाल नहीं बल्कि सुनहरी केचुली का राज छिपा था। प्यार, विश्वासघात और नागलोक की खौफनाक गहराइयों की यह ऐसी महागाथा है जहां मौत भी एक सच्चे प्रेमी के आगे घुटनों टेक देती है। क्या आर्यमन अपनी नागिन रानी के लिए काल से लड़ पाएंगे? अंत तक देखिए रुंगटे खड़े कर देने वाली यह अनकही दास्तां। रुद्रगढ़ का साम्राज्य अपनी वैभवशाली सीमाओं और न्यायप्रिय राजा आर्यमान के शौर्य के लिए विख्यात था। राजा आर्यमान, जिनका व्यक्तित्व हिमालय सा अडिग और हृदय सागर सा गहरा था, एक ऐसे शासक थे जिनकी प्रजा उन्हें देवता मानती थी, परंतु राजसिक सुख सुविधाओं और भव्य महलों के बीच राजा का मन अक्सर अशांत रहता था। उन्हें एक ऐसे साथी की खोज थी जो उनकी आत्मा के मौन को समझ सके। राजनीति के शतरंज और विवाह के प्रस्तावों से दूर वे अक्सर प्रकृति के गोद में शांति ढूंढते थे। एक धुंधली सुबह जब सूर्यगढ़ की पहली किरण ने धरती को छुआ ही था, राजा आर्यमन ने अपने कुछ अश्वरोहियों के साथ राज्य की दूर सीमा पर स्थित कालवन के घने जंगलों में शिकार करने के लिए निकले। यह जंगल प्राचीन काल से ही चमत्कारों और डरावनी किंवदंतियों का केंद्र था। जैसे जैसे जंगल के भीतर बढ़ते गए, पेड़ों का घनत्व बढ़ता गया और धूप की किरणें जमीन पर पहुंचना बंद हो गई। शिकार का पीछा करते करते आर्यमन अपने सैनिकों से काफी दूर निकल गए और एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां समय जैसे ठहर सा गया था। वहां एक विशाल नीलमणि जैसी झील थी, जिसकी पानी इतना स्थिर था कि वह किसी पारदर्शी पत्थर जैसा प्रतीत होता था। झील के किनारे एक ज्योति बड़ी थी, जिसका रूप किसी मानवी का नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा का जान पड़ता था। उसके केस काले बादलों की तरह घने थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। वह साधारण ग्रामीण वेशभूषा में थी, परंतु उसका आभा मंडल किसी महारानी से भी अधिक प्रखर था। आर्यमन ने जैसे ही उसे देखा, उनके हृदय की धड़कन थम सी गई। वह ज्योति, जिसका नाम माया था, झील के किनारे जड़ी बूटियां एकत्रित कर रही थी। उसके आसपास के पशु पक्षी डरे हुए नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति से उसके सानिध्य का आनंद ले रहे थे। आर्यमन ने अपनी पहचान बताई और अब उससे उसका परिचय मांगा। माया की आवाज में एक ऐसी सिसकारी जैसी मधुरता थी। उसने स्वयं को पास के छोटे से गांव की जड़ी बूटी विशेषज्ञ बताया। उस पहली भेंट में ही आर्यमन ने निर्णय ले लिया कि यही वह स्त्री है जिसे वे अपनी रानी बनाएंगे। जब आर्यमन उसे लेकर महल पहुंचे तो पूरे रुद्रगढ़ में हलचल मच गई। एक अज्ञात कुल की कन्या का रानी बनना राशि परंपराओं के विरुद्ध था। अमात्य भूषण और राजगुरु कुलानंद ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन आर्यमन अपने निश्चय पर अटल थे। भव्य विवाह संपन्न हुआ और माया रुद्रगढ़ की रानी बनी। महल की दीवारों के भीतर माया का व्यवहार सबको आश्चर्यचकित करने लगा। वह साधारण रूप से बुद्धिमान थी। उसे प्राचीन विद्या और औषधियों का ऐसा ज्ञान था जो बड़े बड़े विद्वानों के पास भी नहीं था। राजा आर्यमन उसके प्रेम में इस कदर डूबे हुए थे कि माया के व्यवहार की असमानताएं पहले तो दिखी नहीं, परंतु धीरे धीरे संदेह की अंकुर फूटने लगे। महल के कुछ सेवकों ने कानाफूसी शुरू कर दी कि रानी कभी भोजन नहीं करती, बल्कि केवल विशेष प्रकार के सुगंधित द्रव्य का सेवन करती है। रात के सन्नाटे में उनके कक्ष से ऐसी ध्वनियां आती थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति से फुसफुसाहट में बात कर रहा हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि पूर्णिमा की रात को रानी स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लेती थी और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। राजगुरु कुलानंद ने देखा कि जहां जहां रानी के चरण पड़ते थे, वहां की मिट्टी कभी कभी असमान रूप से ठंडी और चिकनी हो जाती थी। एक दिन महल के अस्तबल में जब रानी गई तो सभी घोड़े हिलाने लगे और भय से कांपने लगी। कुत्तों ने उन्हें देखकर भौंकना बंद कर दिया और दुम दबाकर पीछे छिप गए। आर्यमन का संदेह तब और गहरा हो गया जब एक रात उन्होंने माया के कंधे पर एक चमकदार पारदर्शी परत देखी जो बिल्कुल सांप की केचुली जैसी थी। जब उन्होंने माया का हाथ छुआ तो वह बर्फ से भी अधिक ठंडा था। महल के उद्यान में स्थित
चंदन के पेड़ों के पास रानी का घंटों बैठना और मोर के पंखों से उनकी घृणा, ये सभी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। एक दरबारी जिसने रानी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की थी, रहस्यमय ढंग से नीली पड़कर बीमार हो गया। उसके शरीर पर 2 छोटे छोटे छेद थे जो किसी जहरीले जीव के दंश जैसे लगते थे। राजगुरु ने राजा को एकांत में चेतावनी दी कि स्त्री मानवीय सीमाओं से परे है। आर्यमन का हृदय फटने लगा। एक तरफ अगाध प्रेम था और दूसरी तरफ राज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व। संदेह की आग जब चरम पर पहुंची तो राजगुरु कुलानंद ने शिष्य महल में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। यह महल हजारों छोटे छोटे दर्पणों से बना था जो किसी भी मायावी शक्ति की असली रूप को प्रकट करने की क्षमता रखते थे। आर्यमन ने भारी मन से माया को पूर्णिमा की रात वहां चलने के लिए आमंत्रित किया। चांद की चांदनी जब दर्पणों से टकराकर एक सम्मोहक प्रकाश उत्पन्न करने लगी, तब राजगुरु ने अदृश्य रहकर प्राचीन मंत्रों का पाठ शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से वातावरण भारी होने लगा। माया अचानक विचलित होने लगी, उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और उसकी पुतलियां ठंडी होकर संकरी हो गई। अचानक शीश महल के दर्पण में एक भयानक और दिव्य दृश्य उभरा। माया का प्रतिबिंब अब एक युवती का नहीं बल्कि एक विशाल सुनहरी और तेजस्वी नागिन का था। उसके फन पर एक अद्भुत मणि चमक रही थी। आर्यमन ने देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हाथों से तलवार छूट गई। जैसे ही रहस्य खुला, माया ने अपना वास्तविक रूप पूरी तरह धारण कर लिया। उसका आधा शरीर सर्प का था और आधा मानवीय। उसने अपनी शिष्टकारी युक्त आवाज में आर्यमन को बताया कि उसका असली नाम मणिका है और वह नागलोक के शासक वासुकी के वंशज की राजकुमारी है। मणिका ने खुलासा किया कि वह किसी शत्रु के कारण नहीं बल्कि सूर्यकांत मणि की रक्षा के लिए आई थी जो रुद्रगढ़ के नीचे दबी हुई थी। उसने बताया कि पाताल लोक की एक दुष्ट शक्ति अंधकार सर्प उस मणि को हासिल कर दुनिया में पर लेना चाहते थे। मणिका का आर्यमन से विवाह कर केवल एक कर्तव्य था, लेकिन धीरे धीरे वह आर्यमन के निश्चल प्रेम के जाल में बंध गई। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल सुरक्षा के लिए किया था। आर्यमन की आंखों से आंसू थे। सत्य जितना भयानक था उससे कहीं अधिक पवित्र मणिका का प्रेम था। लेकिन अभी इस रहस्य को समझने का समय नहीं था, क्योंकि उसी क्षण महल पर अंधकार सर्प के अनुचरों ने धब्बा बोल दिया। आकाश काला पड़ गया और महल के चारों ओर हजारों काले सांपों और मायावी योद्धाओं की सेना उमड़ पड़ी। आक्रमण इतना तीव्र था कि रुद्रगढ़ की सेना बिखरने लगी। अंधकार सर्प का सेनापति कालकेतु एक विशाल काले धुएं के रूप में महल के आंगन में उतरा। उसने मणिका पर हमला किया ताकि वह उसे रास्ते से हटाकर मणि प्राप्त कर सके। मणिका ने अपनी नागिन शक्तियों का पूर्ण आह्वान किया। वह हवा में बिजली की तरह कौध रही थी। उसने अपनी फुफकार से अग्नि उत्पन्न की और काले योद्धाओं को भस्म करने लगी। आर्यमन ने भी अपनी तलवार थाम ली और अपनी नागिन रानी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। यह युद्ध केवल 2 राज्यों का नहीं बल्कि प्रकाश और अंधकार का था। महासंग्राम के दौरान कालकेतु ने एक विश्वासघाती चाल चली। जब मणिका का ध्यान दूसरी ओर था, उसने आर्यमन पर आक्रमण अत्यंत विषैला कालकूट तीर छोड़ा। मणिका ने जैसे ही यह देखा कि वह बिना सोचे आर्यमन के सामने आ गई, तीर मणिका के वक्ष स्थल में जा धंसा। काला विष तुरंत उसके सुनहरे शरीर में फैलने लगा। अपनी अंतिम शक्ति को संचित कर मणिका ने कालकेतु पर एक विनाशकारी प्रहार किया, जिसे वह राख के ढेर में बदल गया। शत्रु सेना अपने नेता के गिरते ही भाग खड़ी हुई, लेकिन जीत का उल्लास मातम बदल गया। मणिका जमीन पर गिर पड़ी थी। उसका रंग नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। आर्यमन ने उसे अपनी गोद में लिया। उनका विलाप पत्थर का दिल पिघला देने वाला था। मणिका मृत्यु के शैया पर पड़े होने की खबर ने पूरे राज के शोक में डुबा दिया। राजगुरु ने बताया कि कालकेतु विष का कोई मानवीय उपचार नहीं है, केवल नागलोक की संजीवनी मणि ही उसे बचा सकती है, जो स्वयं नागराज वासुकी के संरक्षण में है। आर्यमन ने निर्णय ले लिया कि वह स्वयं पाताललोक जाएंगे। यह एक आत्मघाती कदम था, क्योंकि किसी भी जीवित मनुष्य के लिए नागलोक से वापस आना लगभग असंभव था। मणिका ने अपनी आखिरी शक्ति से आर्यमन को एक जादुई शल्क दिया और गुप्त मार्ग का पता बताया। आर्यमन ने झील की गहराइयों में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे नीचे गए, पानी का दबाव बढ़ता गया, लेकिन मणिका का शल्क
उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए रहा। वे एक ऐसे संसार में पहुंचे जहां की हर चीज चमकदार और विचित्र थी। वहां विशालकाय नाग पहरा दे रहे थे। आर्यमन को 3 भयानक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा भ्रम की घाटी थी, जहां उन्हें अपने पूर्वजों और मृत परिजनों की आत्माओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आर्यमन का मरिका के प्रति प्रेम उन्हें आगे खींचता रहा। दूसरी परीक्षा विष की वर्षा थी, जहां उनके शरीर पर तेजाब जैसा विष गिरा, लेकिन उनके संकल्प ने उन्हें जलने नहीं दिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा स्वयं नागराज बासुकी के दरबार में थी। बासुकी के सामने आर्यमन ने बिना किसी डर की अपनी बात रखी। उन्होंने राज या धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के जीवन के लिए याचना की। नागराज बासुकी ने आर्यमन के निस्वार्थ प्रेम और साहस को देखा। उन्होंने कहा कि यदि आर्यमन अपनी आयु के 10 वर्ष मरिका को देने के लिए तैयार हो तो ही संजीवनी मणि सक्रिय होगी। आर्यमन ने संघर्ष अपनी आयु दान करने का वचन दिया। बासुकी ने प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी नागमणि प्रदान की। आर्यमन उस मणि को लेकर बिजली की गति से वापस लौटी। महल में मरिका की अंतिम सांसें चल रही थी। आर्यमन ने जैसे ही नागमणि को उसके मस्तक से छुआया, एक अलौकिक हरे प्रकाश ने पूरे कक्ष को घेर दिया। विष धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और मरिका के घाव भरने लगे। कुछ ही क्षणों में मरिका ने आंखें खोल दी। उसने अपने सामने थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए आर्यमन को पाया। उनके प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। संजीवनी मणि की शक्ति ने न केवल मरिका को बचाया, बल्कि सूर्यकांत मणि को भी हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। इस घटना के बाद रुद्रगढ़ की प्रजा ने मरिका को न केवल अपनी रानी बल्कि अपनी रक्षक देवी के रूप में स्वीकार किया। आर्यमन और मरिका का शासन वर्षों तक चला। मरिका ने कभी अपनी मानवीय रूप पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन संकट के समय वो हमेशा रुद्रगढ़ की ढाल बनी रही। उनकी प्रेम कहानी अब गुप्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसी किंवदंती बन गई जिससे मनुष्य और नाव के बीच सदियों पुराने डर को समाप्त कर दिया। रुद्रगढ़ अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं था, बल्कि वह स्थान था जो 2 अलग दुनियाओं को मिलन हुआ था। राजा आर्यमान और नागिन मरिका का प्रेम अमर हो गया, जो आज भी उस रहस्यमय झील की लहरों में अपनी कहानी सुनाता है।